मेडिटेशन कितने टाइम करना चाहिए? दिन में ऐसे कुछ पर्टिकुलर होता है कि हमें जैसे दिन में 2 बार पूजा करते हैं हम, तो 2 बार मेडिटेशन भी करना चाहिए? कितने मिनट के लिए करना चाहिए? जब तक पढ़ने का उम्र है, मौका मिल रहा है, तो वो एजुकेशन लेना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आज भी पढ़ता हूँ। आज क्या पढ़ता हूँ? जिस तरह से मोबाइल यूज़ करते हैं, बाद में क्या करते हैं, उसको चार्ज में लगा, उसी तरह दिन भर ये शरीर को, मन को हम एग्जॉस्ट करते हैं। थोड़ी देर वो चार्ज होता है, नींद में होता है। लेकिन सब जब आप स्पिरिचुअल में गए, आपको जो सक्सेस मिला, स्पिरिचुअल और सक्सेस का कनेक्शन क्या था? लोग ढूंढते ही नहीं है ना। लोगों की चाहत गुरु को खोजना नहीं है। गुरु क्या देता है? गुरु आपको खुद से मिलाता है, खुद का परिचय कराता है और परमात्मा का परिचय कराता है। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहें? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा धर्म कर्म करना है, फल तुम्हारे हाथ में। कई सारे रिलेशंस होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता है। लोग आज अपने रिलेशन को बैलेंस नहीं कर पाते। करियर देखे या रिलेशन देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के माइंड में। तो आपने इसको कैसे मेंटेन किया? जब धीरे धीरे रिलेशन में आप रहते हैं और समय बिताते हैं, खाते पीते उठते बैठते साथ हैं, तो फिर उसके गुण अवगुण दोनों दिखने लग जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सपना चौबे है एंड वेलकम टू ड्रीम पॉडकास्टर। आज हम उन लोगों से बात करने वाले हैं जो इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं, समझते हैं और बदलते हैं। आज मेरे साथ हैं आचार्य अमरेश झा जी, जो रियल एस्टेट के कोच हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। स्पिरिचुअल में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है और आज भी ये कोचिंग दे रहे हैं। स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रांग है, मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं और ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने कई लोगों को गाइड किया है, कई लोगों को हेल्प किया है और कई लोगों को मोटिवेट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको कहना चाहेंगे सपना जी। आप अपने चैनल के लिए मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। आप काफ़ी बिजी थे, फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि अभी मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो मैं काफ़ी यंग हूँ। तो जब मैंने स्कूल से अपनी जर्नी, कॉलेज से जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन ये आया था, पैसा या फिर मोटिवेशन। तो आपको कैसे लगता है कि पैसा और मोटिवेशन का क्या कनेक्शन है? मतलब मोटिवेशन रहते रहते आप पैसा कमा सकते हो या फिर पहले हमें पढ़ाई करके उसमें ही मोटिवेशन रखना चाहिए? जी, सबसे पहला चीज़ तो यदि आपको पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है तो, और पढ़ाई में मन लग रहा है, दोनों चीज़ है। एक तो अवसर है कि आपका फाइनेंशियली ठीक है, पेरेंट्स ठीक हैं, पढ़ाने के लिए तैयार हैं और आपको मज़ा भी आ रहा है जी, तो आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई बार बार तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहला चीज़ ये। उसके बाद मोटिवेशन कैसे आएगा, चाहे पढ़ाई में या कोई काम में। तो काम आप देखिए या पढ़ाई वो चीज़ देखिए, ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं जो मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, आईएएस बनने का या डॉक्टर बनने का, इसलिए तुम डॉक्टर बनो। राइट। पापा के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं। आपको किन चीज़ों में मज़ा आ रहा है, ओके, ठीक है। जैसे कि आप पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी, जी, मे बी इसमें आपको इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो यदि आपका जिन चीज़ों में, अब ये नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपना, आपकी सहेली कोई सोचेगी सपना कर रहे थे इसलिए मैं करूं ये काम, मैं भी शुरू करता हूं। नहीं, आपको किन काम में मजा आ रहा है, आप देखिए किसमें मुझे रुचि ज्यादा है, भले ही उसमें पैसा अभी ना मिल रहा हो, तो काम वो शुरू करना चाहिए और इससे फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, एक चीज और है जो दूरगामी चीज में देखना चाहिए कि उसका भविष्य क्या, फ्यूचर क्या है, क्या मैं उसको कैरियर बना सकता हूँ कि सिर्फ वो शौकिया कर सकता हूँ, ये भी देखना जरूरी है। तो यदि उसमें फ्यूचर भी आप कल को बना सकते हैं, जैसे आज पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट में फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। नाम है, फेम है, पैसा है, ये भी है और आपको मजा भी आ रहा है इस काम में, लर्निंग भी मिल रहा है, अलग अलग गेस्ट के साथ बात करने का, और लोगों को भी एम्पावर कर रहे हैं अच्छे कंटेंट के साथ। तो यदि ये सारी चीज मिले तो वो करना चाहिए, बिल्कुल, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। राइट। बट सर, अभी जैसे कि होता है, पेरेंट्स बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, हमें रहता है कि हमें अपने तरीके से करना है सब कुछ, बट फिर भी पेरेंट्स का तो प्रेशर होता ही है। तो ऐसे में कैसे हम डिसाइड करें कि पेरेंट्स को सुनना है और या फिर हमें अपने तरीके से चलना है? क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो पेरेंट्स हमें अपने अकॉर्डिंग डिसीजन तो लेने नहीं देते। मेरे खानदान में मुझे याद है कि किसी ने बिजनेस नहीं किया था,
हम लोग जहाँ पैदा हुए बिहार में, और एक ही चीज़ था, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। और मेरे फैमिली में सारे लोग कुछ ना कुछ पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब या अच्छा कुछ करने का, किसी ने सोचा ही नहीं बिजनेस करना है और प्रेरित किया ही नहीं। घर वाले भी यही चाहते थे। मेरे भाई इनफैक्ट पुलिस में थे, तो वो एसपी ऑफिस में काम करते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि पुलिस की बहाली हो रही है, तो उसमें यदि कुछ पैसा भी देना होगा, मेरा कनेक्शन है, तो तुम पुलिस बन जाओ, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पता नहीं, मुझे उसी समय से लगा नहीं, मुझे ये पुलिस तो की नौकरी नहीं करना, वो भी सिपाही की नहीं मैं करूंगा, भले ही ना मिले। और उस समय में वो सिपाही की नौकरी, बिहार पुलिस बनना भी बड़ी बात, आज भी बड़ी बात है। बिहार में तो चपरासी लग जाता है तो बड़ी बात है, गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी था, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ क्योंकि मेरा वो मजा नहीं था। तो पेरेंट्स या गार्जियंस आपके हमेशा आपकी चिंता करते हैं, जो आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, इसलिए वो परेशान होते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह और सपूत। अरे वाह सर। जो शायर होते हैं वो इमेजिनेशन की दुनिया में लिखते हैं। बिल्कुल। जो सिंह होते हैं वो किसी रास्ते पे नहीं चलता है, वो जिधर चलता उधर से रास्ता बनाता है। और जो सपूत होता है वो कुछ लीक से हटके करता है। बिल्कुल। तभी तो वो परिवार का नाम रोशन करता है। तो आप यूथ हैं, आपके पास आज का युवा पीढ़ी के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो आप लीक से हटके क्यों नहीं कर सकते? आपके पापा तो पॉडकास्टर नहीं होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पहले आज से 5 साल 10 साल पहले तो ये चीज था भी नहीं, लोग सोच भी नहीं सकते कैरियर बना सकते। तो आप लीक से हटके क्यों नहीं सोच सकते? बिल्कुल सर। अभी आपने एक बात कहा कि जो भी आप करियर चूज कर रहे हो, पहले उसको देख लो कि 5 साल 10 साल में उसका क्या मार्केट बनने वाला है और आप उसमें कितना ग्रोथ कर सकते हो। बट आज के टाइम पे बहुत जल्दी मार्केट चेंज हो जाता है, और आज जिस चीज़ में सक्सेस है कल उसमें नहीं होता है। तो ऐसे में एक स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे कि उसको फ्यूचर में करना क्या है? जी, मेन आज से 20-30 साल पहले क्या आया, कंप्यूटर आया। तो कंप्यूटर में संभावना था, जिन लोगों ने आईटी कंपनी में ज्वाइन किए, अपनी कंपनी खोले, ग्रो हो गया। आज क्या चीज का, आप ही बताइए, क्या चीज का जमाना आ रहा है? आज एआई का आ रहा है। बिल्कुल। तो यदि आपका कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप उसमें करिए। आज जमाना सोशल मीडिया का है, डिजिटल मार्केटिंग का है। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, किसी की मदद करते हैं, आज लाखों रुपए लोग कमाते हैं। बिल्कुल सर। आप यदि इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो आप के लिए अच्छा कैरियर है। डिपेंड कर रहा आज का परिवेश में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और आपका इंटरेस्ट क्या चीज है, उसको देखिए। और आज अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, मीन्स सर आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, उसका मार्केट बनेगा ही बनेगा अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हो तो। इसको मैं ये कहता हूँ, सुनो दिल की बात, पहला चीज सुनो दिल की बात। हाँ, पहले दिल की सुनो। दूसरा, ठीक है, नो योर एबिलिटी। सेकेंड स्टेप में, मैं दिल तो मेरा कह रहा है सिंगर बनने का, पर क्या मेरी आवाज जो है वो, क्या कोई सुन के कह रहा है यार क्या तुम रफी की तरह गाते हो, मुकेश की तरह गाते हो? कि मैं बाथरूम सिंगर हूं और मैं सिंगिंग में कैरियर बना मैं चाहता हूं क्रिकेट में खेलना, आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, लेकिन मैदान में मैं कितना रन बनाता हूं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वहां मेरा टैलेंट है कि नहीं? मैं धोनी के शहर से हूँ, रांची से। तो मैं सुनता हूँ जब धोनी नेशनल प्लेयर नहीं बने थे, जब लोकल क्रिकेट भी खेलते थे ना, तो ऐसे ही छक्का चौका मारते थे। तो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। जो होनहार होता है ना, उसके अंदर लक्षण दिख जाता है। बिल्कुल। और कैसे पता चलेगा? जैसे मेरी बेटी खुद है, अभी कॉलेज में पढ़ रही है, बैचलर कर रही है, तो वो क्या कर रही है, उसको पहले से इंटरेस्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो उसने कहा पापा मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग करूंगी। तो मैं ये नहीं कहा कि नहीं तुम यही काम करो वही काम करो, जो तुम्हारा इच्छा है। पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। बच्चों को भी ये चेक करना चाहिए मेरा इंटरेस्ट तो है, मेरी एबिलिटी है कि नहीं, या मैं कहाँ ऐसा जाऊंगा जहां मुझे अच्छी स्किल मिलेगी और एबिलिटी मेरा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आज के टाइम पे जैसे कि बहुत ना क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, जब भी हम कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं, करने जाते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, तो ऐसा रहता है कि बहुत सारे लोग डाउट करते हैं हम पे, और जब लोग डाउट करते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने स्टार्ट किया था अपने लाइफ को, अपने बिजनेस की ओर लेकर जब जा रहे थे, तो आपका इंटरनल क्या था कि लाइक आप क्या सोच रहे थे अंदर से? बिल्कुल,
लोग तो डाउट शुरू में करेंगे, आपके घर वाले ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आपके पेरेंट्स ही करेंगे डाउट, आपके इर्द गिर्द के लोग डाउट करेंगे, वो डिमोटिवेट भी करेंगे, तेरे बस का नहीं है। शुरू में गांधी जी कहते हैं, शुरू में लोग क्या करेंगे, मना करेंगे, ठीक है, फिर लोग शिकायत भी करेंगे, ठीक है, और फिर पहले इग्नोर करेंगे, फिर शिकायत करेंगे, और फिर लोग आपके फॉलोअर बन जाएंगे जब आप प्रूव कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बट सर तब तक खुद को मोटिवेट रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। हाँ, तो आप ये देखिए कि जब ये सोच के चलिए बुरा से बुरा क्या होगा, ठीक है, बुरा से बुरा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊं, कोई एक नया स्टार्टअप कर रहा हूँ बिजनेस में, कई बार फेल हुआ, और फिर थोड़े दिन में बिजनेस, क्योंकि पिताजी ने तो पैसा दिया नहीं था, बिजनेस स्टार्ट करता 6 महीना चलता था, लॉस हो गया, बंद कर दिया, फिर नौकरी खोज रहा हूँ। क्या होगा यदि आप, इसको कहते हैं स्टीफन आर कवे कहते हैं स्टार्ट विथ इन माइंड। तो जब आप अंत को सोच करके, बुरा से बुरा सोच करके स्टार्ट करेंगे, तो आपको पहले से पता होगा क्या होगा। जीवन एक ही तो मिली है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो है ना फिल्म, भाई ये जीवन मिला है और आपको ट्राई ही नहीं करोगे, ठीक है, 1000 बार बल्ब का प्रयोग किया तो बल्ब बना, ठीक है, राइट, तो आप क्यों नहीं प्रयोग करना चाह रहे हो, करके देखो क्या होगा। फेल हो जाओगे, फेल होने से क्या होगा, लर्निंग मिलेगी। सफलता जो है ना, फेल्योर उसकी एक सीढ़ी है, एक पड़ाव है। फेल्योर का मतलब फेल सदा के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, वो फीडबैक। So when did you start your journey? मैंने 95 में 19 साल की उम्र में काम करना, 19 ईयर की उम्र में, हाँ 95 में, आज से 30 years back, वेरी अर्ली एज जी। सो फिर मतलब एक स्टूडेंट की, आई गेस स्टूडेंट की जर्नी होगी जी, तब आपने सोचा, तो फिर आपने स्टार्ट कैसे किया? जी, मैं उस समय बिहार में जन्म लिया, सहरसा एक टाउन है, और गांव में पढ़ा लिखा, वहाँ से मुजफ्फरपुर आया। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट को 11-12 को ISC कहते थे, ओके, तो ISC मैंने किया। बाद में मैं एक एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली आया था, CBSE का, तो मुझे बड़ा अच्छा शहर लगा, बड़ा बिल्डिंग, बड़ी गाड़ी, लोग अच्छे, तो मैंने कहा कि यहाँ मैं जाऊँगा, क्या करूँगा तो मुझे पता नहीं। जब तक हमारी 12वीं का वहाँ एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, यहाँ DU में एडमिशन फुल हो गए थे, पहले वहाँ लेट में बिहार बोर्ड का आया, यहाँ पहले हो गया। ओके, तो हमने पिताजी को कहा कि मुझे थोड़े पैसे दीजिए, मैं दिल्ली में पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, तो उस समय नया नया कंप्यूटर का युग था, तो कंप्यूटर के कोर्स में एडमिशन लिया। तो वहाँ सप्ताह में 3 दिन क्लास होता था, 2 घंटे का, बाकी टाइम मेरे पास होता था। तो मैं तो जानता था मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ पार्ट टाइम में करते हैं। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मेरी उम्र 18-19 साल है, तो साथ में कुछ काम कर लेंगे। तो किसी से मैंने पूछा भाई क्या कर सकते हैं, लोग जान पहचान वालों से पूछते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई सेल्स का नौकरी कर लो। हमने कहा सेल्स में क्या होगा, कितना पैसे मिलेगा। तो मुझे जो मोटिवेट किया, तो उन्होंने कहा कि सेल्स में तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि जितना चाहो कमा लो। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया, मेरे सपने बड़े हैं, मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो इस तरह से मैं सेल्स में आ गया। ओके, आप सेल्स में आ गए, नाइस सर। फिर आपने सेल्स से अपनी जर्नी स्टार्ट की, फिर आपने काफ़ी बिजनेस खड़े किए। जी, तो 1 साल तक मेरा जो पहला काम था वो घर घर जाके प्रोडक्ट बेचता था, डोर टू डोर सेलिंग। बहुत हार्ड सेल्स था, लेकिन वो मेहनत का काम तो था। हर दिन मुझे 100 लोगों के घर, 150 लोगों के घर को सुबह सुबह जाके 7 बजे नॉक करना पड़ता था। एक हॉट पैक प्रोडक्ट होता था, उसके बारे में बता करके बेचना होता था। रिजेक्शन बहुत मिलता है, और इस तरह से जब कोल्ड कॉलिंग आप करते हैं, तो उसी ने मुझे लगता मजबूत किया। उस समय तो लग रहा था यार क्या काम कर रहे हैं, कुछ ऑफिस में मिलता, AC में बैठ के मिलता, कहाँ धक्के खा रहे हैं। लेकिन जब आप इतने लोगों के ना सुनते हैं, रिजेक्शन मिलता है, तो आपको धीरे धीरे आर्ट विकसित हो जाता है कि इस ना को मैं हाँ में कैसे बदलूं। तो उस रिजेक्शन के टाइम पे आप खुद को मोटिवेट कैसे करते थे? हाँ, उस समय तो चारा नहीं था ना। हाँ, देखिए क्या होता है ना कि आप या तो पेन को अवॉइड करने के लिए काम करते हैं, या प्लेजर पाने के लिए, ठीक है। तो पेन हमारे पास ये था, जिस मकान में मैं रहता था दिल्ली में, मुनीर का एक जगह है साउथ दिल्ली में, DU के पास, सॉरी JNU के पास। तो वहाँ वो जो बिल्डिंग था, उसमें कम से कम 4-5 मंजिल का था, 40-50 हर फ्लोर पे 10 रूम था। तो मैं अपने और 2 दोस्तों के साथ रहता, एक रूम में 3 दोस्त शेयर करते थे रूम। तो वो मकान मालिक ना 7 तारीख को आता था सबसे पैसा लेने के लिए। तो जो 7 को रेंट दे दिया तो ठीक है। फिर वो 3 दिन बाद आता था 10 को।
तो वो 2 पैक लगा के भी आता था, 1-2 अपने साथ पहलवान को लेके भी आता था। तो जिसने पैसा 10 को दोबारा नहीं दिया तो उसका सामान लेकर के निकाल के बाहर फेंकता था, रूम में ताला लगा देता था। ओके। तो हमने देखा कि भाई यदि मैं कभी इसको पैसा नहीं दे पाऊंगा तो मुझे भी रूम के बाहर कर देगा। इसको कहते हैं फियर मोटिवेशन। फियर मोटिवेशन। हम ये काम नहीं करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो मैं रेंट कैसे दूंगा और मैं दिल्ली में रहूंगा कैसे। राइट। ये मोटिवेशन कई बार उल्टा चीज काम कर तो सर पेरेंट्स का प्रेशर नहीं आया क्योंकि आप यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए थे, फिर आपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया? हाँ, बिजनेस तो 1 साल बाद मैंने किया। हाँ। तो शुरू में घर वालों, मेरे कजन थे DU में उस समय पढ़ रहे थे, अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है गलत काम कर रहे हो, अभी तुम्हारा पढ़ने का उम्र है, तुम जाओ वापस, यहाँ नहीं पैसा चाचा जी नहीं दे सकते हैं, तो तुम वापस जाओ बिहार, वहीं पे कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो। मैं क्योंकि ग्रेजुएट भी तब नहीं था, तो उन्होंने सही कहा था, आज मैं देखता हूँ। लेकिन मुझे एक जुनून था कि मुझे जल्दी सेटल होना, जल्दी पैसा कमाना है, मेरे पास समय नहीं है शायद, ऐसा मुझे कुछ लगता था कि जल्दी मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो मैंने सुना नहीं, और 1 साल पहले 1 साल में 2-3 कंपनी बदला, फिर 1 साल बाद ही हमने खुद की कंपनी स्टार्ट सर की। आज कभी ऐसा महसूस होता है कि यार स्टडी कर लेना चाहिए था? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो सुन रहे हैं जो नहीं पढ़ना चाहिए, मैं तो आपको भी बोला, जब तक पढ़ने का उम्र है, मौका मिल रहा है, तो वो एजुकेशन लेना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आज भी पढ़ता हूँ। आज क्या पढ़ता हूँ? लाइफ स्किल की। आज मैं कोच बनाता हूँ जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जैसे स्पिरिचुअली में मेरे गुरु हैं, उनके पास आज भी सीखता हूँ। संसारिक जीवन में भी कोई एक्सपर्ट है किसी चीज़ के अंदर, तो उनसे मैं सीखता हूँ, उनको हाई पे करता हूँ। तो लर्निंग में मैं आज भी लाखों रुपए और बहुत समय खर्च करता हूँ। बहुत सारी किताब, फॉर्मल एजुकेशन मैंने बहुत टॉप स्कूल में, टॉप कॉलेज में MBA नहीं लिया, लेकिन इसके बाद का जो स्किल था, लाइफ का जो स्किल था, इसके लिए मैंने हज़ारों किताब पढ़ा। प्रैक्टिकली बहुत सारे कोच में कह सकता हूँ, आज से 10-1 साल पहले जितने इंडिया में कोच होंगे, ट्रेनर होंगे, सबके पास मैं गया। और अब तो इंटरनेशनली भी जितने सारे कोच हैं, जब भी मौका मिलता है तो मैंने लर्निंग को महत्व दिया, सीखा, और वही मुझे हेल्प किया ग्रो करने में। तो सीखना अभी भी जारी है। ग्रेट ग्रेट सर। सर आपका स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट कब आया? स्पिरिचुअली में मैं एक्चुअली, मुझे लगता है ना, स्पिरिचुअल जो प्यास है ना, वो होती है, ठीक है ना। तो मुझे ये प्यास थी। और मैं बचपन से ही, मुझे याद है कि मेरे गांव में मैं रहता था, कोई राम कथा होता था तो मैं जाके, कि छोटे बच्चे खेलते हैं, कुछ और काम करते हैं, तब भी मैं सुनता था। कभी भागवत कथा हुआ तो सुनता था, और थोड़ा तो मेरे पेरेंट्स से ये चीज़ मिला। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, पैसा कमाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि कुछ और मुझे चाहिए पैसा के अलावा। तो मैं ढूंढते रहता था, कभी इस ऑर्गेनाइजेशन, कभी उस ऑर्गेनाइजेशन, जाते रहता था। लेकिन 2009 में क्या हुआ कि मेरा जो बिजनेस, तब तक मैं पहले सोचा था कि पैसा कमा लूंगा, दिल्ली में घर ले लूंगा, कार ले लूंगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये सब मिल गया। लेकिन मैं देखा कि मैं अभी भी दुखी हूँ। और 2009 में मेरा जो पुराना बिजनेस था वो लॉस में आना शुरू हो गया, तो स्ट्रेस बढ़ गया। और मेरी जो डिजायर थी शुरू में, जो मुझे चाहिए था, वो सब तो मिल गया, अब और बढ़ गया कि मुझे अब सांसद बनना है। ये मुझे दुख दे रहा था। तो ये जो स्ट्रेस था, दुखी जो मैं हो रहा था, सब कुछ होने के बावजूद भी, तो इस तरह से मैं खोज में निकला। और तब हमारे गुरुदेव समर्थ गुरुजी मिले, यहीं उस समय मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली के पास ही हमारा आश्रम है। वो जब मिले तो उन्होंने बताया कि भाई, जो तुम सुख खोज रहे हो, ठीक है, शंकराचार्य जी कहते हैं, नर नारी में, नारी नर में, ठीक है, सुख खोजता पर में, पर गोविंद बैठा भीतर में, आवाज गोविंद भीतर बैठा, दे रहा आवाज भीतर से। ऐसे कुछ है, पूरा लाइन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। यानी लोग दूसरे चीजों में, संसार की चीजों में सुख खोजता है, वो वहां नहीं है, वो कहाँ है? हमारे भीतर है। तो वो भीतर की यात्रा जब हम करते हैं, अध्यात्म की यात्रा जब करते हैं, वो आनंद की प्राप्ति मिलती है। तो इस तरह से उस समय में जुड़ा, साधना किया, तो मैं देखा मैं खुश हो गया। ठीक है, अब स्थिति विपरीत है, लेकिन विपरीत सहने की शक्ति बढ़ गई, समझ बढ़ गई, देखने की क्षमता बढ़ गई। सेम सिचुएशन में जब मैं तनाव में होता था, क्रोध में होता था, उदास होता था, सेम सिचुएशन में मैं अब नॉर्मल रह रहा हूँ। मैं समझ गया लाइफ को जो है किस तरह एक एक्टिंग की तरह लेना है।
और तब से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। शुरू में मैं खुद एक साधक की तरह 2-4 साल तक जाते रहा, फिर एक बार गुरुदेव ने इंस्पायर किया कि इस मैसेज को तुम दूसरों तक भी पहुंचाओ। तो फिर एज ए आचार्य के रूप में, आचार्य की एक ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ समर्थ गुरु धारा में, फिर आचार्य बना। फिर तब से मैं पिछले 12-13 वर्षों से लोगों को मेडिटेशन देश और दुनिया भर में सिखा रहा हूँ। सर नाइस। मेडिटेशन कितना ज़रूरी है एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में? देखिए क्या है ना, हमारा मन जो है ना हमेशा चलते रहता है, वो पॉज लेता ही नहीं, बक 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 करते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मन कभी पास्ट में कभी फ्यूचर, पेंडुलम की तरह घूमता है और इतने थॉट्स चलते हैं और ज्यादातर थॉट्स क्या चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स। तो हम दुखी होते हैं, स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है। आज ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया, लोगों को नींद नहीं आती, क्यों? विचार रुकते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन क्या है? निर्विचार होना। मेडिटेशन क्या है? अपने निराकार के प्रति जागना, स्वयं से जुड़ना मेडिटेशन है। तो ध्यान में हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए मन को पॉज कर देते हैं। जिस तरह से मोबाइल यूज करते हैं, बाद में क्या करते हैं, उसको चार्ज में लगाते हैं। उसी तरह दिन भर ये शरीर को, मन को हम एग्जॉस्ट करते हैं। थोड़ी देर वो चार्ज होता है, नींद में होता है, लेकिन उस समय भी चार्ज चलता है ना। सपना क्या, विचार ही तो है। बिल्कुल। लेकिन ध्यान की अवस्था में हम वो प्लग इन हो जाते हैं परमात्मा की शक्ति के साथ। बिल्कुल। तो हम रिचार्ज होने लग जाते हैं, फिर अच्छा फील होने लग जाता है, फिर शांत। तो मेडिटेशन का बहुत लाभ है। यदि स्टूडेंट कोई है तो उसका फोकस बढ़ जाएगा, आप खुश रहने लगेंगे। खुश रहेंगे तो क्या होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छा से करेंगे, फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कन्विंसिंग पावर बढ़ेगा, आपके अंदर मैग्नेटिक स्किल आ जाएगा, लोग आपसे प्रभावित होने लग जाएंगे। ये समझ आ जाएगा क्या मेरे जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज सारे यूथ जो है ना ड्रग्स के तरफ, नशे की तरफ जा रहे हैं। अग्री सर। ठीक है, लड़की के पीछे या लड़के के पीछे पागल हो जाते हैं, जान तक देने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा एग्जाम में फेल हो गए, कितने देखिए कोटा जैसे जगहों में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो दुखी होना, डिप्रेस्ड होना, ये सब चीज से मेडिटेशन करने वाले लोग बाहर आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं मेरा इनर स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इसके पार कुछ हूँ। वो बहुत ताकतवर है। जब अपने असली स्वरूप को हम जान जाते हैं, अभी मैं भिखारी हूँ लेकिन मैं जान जाऊं कि अच्छा मैं तो अंबानी का बेटा हूँ, तो वो दुखी होगा क्या? Of course not. वो नहीं जानता इसलिए दुखी होता है। वो सोचता अच्छा मैं तो ये नहीं कि एग्जाम कर पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया। अरे भगवान ने तुमको किसी और टैलेंट के साथ भेजा है। बिल्कुल सर। ये होता है ना कि लाइक यहाँ पे आपने एक चीज़ बताई कि खुद को मोटिवेट रखो और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कितने टाइम करना चाहिए दिन में? ऐसे कुछ पर्टिकुलर होता है कि हमें जैसे दिन में 2 बार पूजा करते हैं हम, तो 2 बार मेडिटेशन भी करना चाहिए? कितने मिनट के लिए करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सुंदर सवाल है। शुरुआत तो 5 मिनट से 10 मिनट से करना चाहिए, लेकिन हम लोग तो सिखाते हैं 1 घंटे के लिए करना चाहिए। ठीक है, 1 घंटा 24 कहते हैं। 24 घंटे में से यदि तुम 1 घंटा खुद के लिए समय निकालोगे तो तुम्हारा 23 घंटा बेहतर होने वाला है। 1 घंटा हम मोबाइल को बंद करके दुनिया को, अभी हमारी इंद्री कहाँ, आंख से बाहर देखते हैं, कान से बाहर सुनते हैं, बाहर भाग रही, इस सब को रोक करके चेतना को अपने भीतर अपने से जोड़ने के लिए यदि हम 1 घंटा का समय देते हैं खुद पे, तो फिर आप 23 घंटा में जो काम करेंगे उसी में उन्नति होगी। तो शुरुआत में ये नहीं करो आप 1 ही घंटा, क्योंकि आप आंख बंद करेंगे आपका विचार रुकेगा ही नहीं। अभी आपको आता नहीं है तो ध्यान कैसे लगेगा? ठीक है, ऐसा सर फोन बज रहा है, फोन पे किसने मैसेज किया और फिर वो कहाँ गई होगी? करते विचार भी दुनिया भर की आती है। इसलिए तो गुरु चाहिए, इसलिए तो कोई गाइड चाहिए जो आपको बताए। ये तो अंतर की यात्रा है। बाहर की यात्रा के लिए तो आप गूगल मैप लगा लेते हैं, ठीक है, भीतर का तो कोई गूगल मैप है नहीं, तो कोई गाइड चाहिए ना। स्कूल में थी तो मुझे एक टीचर ने कहा था कि आपके जिंदगी में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो हम अपने गुरु को ढूंढे कैसे? हाँ, बहुत सुंदर। आप तो एकदम इस बार तो आप बड़ों वाला सवाल पूछ दिए। गुरु को हम नहीं ढूंढते, ठीक है। योगानंद जी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखे हैं, वो कहते हैं कि गुरु आपको ढूंढता है। हाँ, हमारी आंख नहीं है। हम तो यदि प्यासे हो भी गए तो कैसे हमको पहचान में आएगा? नकली गुरु तो इतना है, कैसे पता चलेगा ये सदगुरु है, ये असली गुरु है? कहते हैं जब प्रभु की कृपा होती है, प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो आपके अंदर ये प्यास जगती है कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन में आने का पर्पस क्या है,
मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों बार बार जन्म ले रहा हूँ, या इसी जन्म में मैं क्यों आया हूँ, ये प्रश्न आता है मन में। और जब ये प्रश्न आता है तो परमात्मा ऐसा आयोजन करता है, पहले तो वही प्रसन्न होता है, तो ऐसा मन में सवाल आता है। नहीं तो सवाल ये आता है कि मैं धन कैसे कमाऊं, मैं सुंदर पत्नी कैसे पाऊं, बिल्कुल, ठीक है, संसार में मैं विदेश कैसे जाऊं, तो ये सब सवाल आते हैं। आध्यात्मिक सवाल जब आते हैं प्रभु प्रसन्न होता है तब। और जब ये प्रश्न आता है तो फिर हम भटकते हैं, खोजी हो जाते हैं। तो भगवान फिर आयोजन करता है कि किसी सदगुरु से मिलवा देता है, और गुरु फिर आपको गाइड करता है, ज्ञान की बात करता है। गुरु आपको आपसे मिला देता है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरे वर्ल्ड में बहुत कम लोग अपने गुरु से मिल पाते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो तो शायद ढूंढने में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग ढूंढते ही नहीं है ना, लोगों की चाहत गुरु को खोजना नहीं है। गुरु क्या देता है, गुरु आपको खुद से मिलाता है, खुद का परिचय कराता है, और परमात्मा का परिचय करा देता है। तो ये प्यास लोगों की नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, लोगों की प्यास अभी धन में, पद में, यश में, संसार की चीजों में, परमात्मा की प्यास नहीं है। बहुत थोड़ी 0.001% लोग परमात्मा को चाहते हैं या खुद को जानना चाहते हैं, ठीक है। तो यदि प्यास जग जाए, प्यास हो जाए, तो फिर गुरु भी मिल जाता है। कहते हैं ना, खोजने से भगवान मिल जाता है। बिल्कुल सर। तो गुरु तो हमेशा रहते हैं। ये धरती बिना गुरु के नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारा ये संसार को चलाने के लिए भारत में प्राइम मिनिस्टर है, मंत्री है, डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर। उसी तरह आपको क्या लगता है परमात्मा की जो ये सृष्टि है ऐसे चल रहा है? नहीं, बहुत सारे देवी देवता यहाँ पे भी काम में लगे हैं। धरती पे बहुत सारे गुरु इस काम में लगे हुए हैं, जो कि संसार को सुव्यवस्थित चलाने के लिए लगे हुए हैं। हमारी प्यास होती है तो फिर हम गुरु तक पहुँच जाते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस अलग अलग लोगों के लिए अलग पैमाना है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, वो सोचता है कि मैं एग्जाम में 90% नंबर ले आऊँ, 95% ले आऊँ, तो मेरा अच्छा एक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एक बच्चा सोचता है मैं IT कर लूंगा तो मेरे लिए सक्सेस हो गया, कंप्लीट कर लिया जी। जब जो पढ़ाई कर रहा है वो सोचता मुझे अच्छा प्लेसमेंट हो जाए तो मेरे सक्सेस हो जाऊंगा। जो नौकरी कर रहा सोच रहा है मेरी अच्छा शादी हो जाए, घर, हर आदमी के लिए। कोई सोच रहा प्रमोशन हो जाए, कोई सोचता है मेरा बैंक बैलेंस हो जाए। तो सक्सेस हर आदमी के लिए अलग है। मैं समझता हूँ सफलता वो है ऐसा ग्रोथ जहाँ पे आप लगातार ग्रो करें, और दूसरा साथ में आत्मसंतुष्टि हो। जब आपको लगे कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, इसमें मुझे मजा आ रहा है, मैं आनंदित हूँ, ठीक है, ऐसा जगह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये नौकरी कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है और मेरी जरूरत भी पूरी हो रही, ये सफलता है। वो हो सकता है कोई कार मैकेनिक हो, वो कार मैकेनिक भी सफल हो सकता है, माना जा सकता है, ठीक है। और नहीं तो लोग, कोई विधायक है वो भी अभी दुखी है। मैंने कहा था ना, जो मैं सफल था, मेरे पास बिजनेस थे, घर थे, गाड़ी थे, मैं दुखी था। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ और चाहत। तो सफलता ये है कि निरंतर आप ग्रो करें, ठीक है। ग्रोथ रुक गई तो अभी आप सफल नहीं है। और यदि आपके रुक भी गई, आप IAS बन गए, आपका ड्रीम था IAS में बन गया, तो मैं सफल हूँ। IAS बन गया और मैं संतुष्ट, क्योंकि मेरी सारी नीड पूरी हो रही है और मैं अच्छा देश सेवा भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी IAS बनने के बाद आपका चाहत हो गया, जब मैं मंत्री बन जाऊँ, सांसद बन जाऊँ, ठीक है, तो इसका मतलब अभी आपकी सफलता मिली नहीं, आप सफलता के पड़ाव पे, एक स्टेज पे। तो सफलता एक अलग प्रक्रिया है जिस पे लोग चलते रहते हैं। यदि आप जो मंजिल है वहां पहुंच गए और संतुष्ट हैं, धन्यवाद भाव में हैं, तो आप सफल हैं। सब जब आप स्पिरिचुअल में गए तो आपको जो सक्सेस मिला, स्पिरिचुअल और सक्सेस का कनेक्शन क्या था? कि आपको इसके जरिए सक्सेस मिला? बिल्कुल, देखिए पहले भी मैं सफल था संसार की चीजों में, ठीक, पहले भी बिजनेस था, पैसा था। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद क्या हुआ, मैं जीवन जीने का मजा लेने लग गया। पहले सोचता था ये मिलेगा तब मैं मजा लूं, ये कार लूंगा ना तब मजा लूंगा। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद अच्छा मेरे पास अभी ये गाड़ी है, इसे मैं मजा ले रहा हूँ, वो जब आएगा तो देखेंगे। ओके, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन जीने का मजा दिलाता है, ठीक है। और जीवन जब है तो कभी अच्छा होता है, कभी बिजनेस कर रहे हैं, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी।
Right. कभी बिजनेस अच्छा होगा, कभी खराब होगा। Right. जीवन में कभी चुनौती आएगी, एक जैसा जीवन नहीं चलता है। कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया में ये पॉडकास्ट जा रहा है, सभी लोग तारीफ नहीं करेंगे, कुछ लोग गाली भी देंगे। ठीक है ना। तो कोई वीडियो चलेगा, कोई वीडियो नहीं चलेगा। ये जो चीज है, इसको देखने की समझ, इसको बैलेंस करने की समझ स्पिरिचुअलिटी देता है। सर, मैं एक लाइन ना बहुत बार सुनती आई हूँ और हमेशा से सुनती आई हूँ, सब कुछ मोह माया है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ये सब कुछ मोह माया उसके लिए है जो इस बात को समझ गए, ठीक है ना। लेकिन एक यूथ कहेगा कि सब मोह माया, मुझे तो धन नहीं कमाना है, वो IT बाबा घर परिवार छोड़ करके सिगरेट फूक रहा है, तो उसके लिए सब मोह माया नहीं है, ठीक है ना। तुम संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? बिल्कुल, ठीक है ना। तो भागना नहीं है, ओशो भी कहते हैं जागने की बात। सब मोह माया है, पर क्या ये समझ आपको आया है? ठीक है, बिल्कुल। कहते हैं मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा? हमारे गुरुदेव कहते हैं हमता और ममता, यही तो ठीक जंजाल है जी। ठीक है, मैं और मेरा यही बंद है। ये बात ठीक है बिल्कुल। मैं क्या, मेरी आइडेंटिटी गलत है। अभी जो है मेरा नाम से है, मैं आचार्य अमरीश हूँ, पद से है, मैं एक बॉस हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बिजनेस का ओनर, ये सब गलत आइडेंटिटी। ये है तो अभी आप बंधन में, ठीक है। तो मैं कौन हूँ, इसके भीतर कौन रह रहा है, कौन बोल रहा है, ठीक है, इस शरीर से। तो ये जो चीज है, ये जो माया है, जो इल्यूजन है, जो असल में है नहीं लेकिन हमें असली दिखता है, ये माया है। पर ये सब मोह माया है ऐसे नहीं कहना चाहिए, बिना जाने। ठीक है, यदि आप कह रहे हो सब मोह माया है और बिना धन कमाए दूसरे का कार देख रहे हैं और मन में हो रहा है यार मेरे पास भी ऐसा कार होता, दूसरे का फोन देख रहे हैं आईफोन हो तो मेरे भी होता, तब आपके लिए ये मोह माया नहीं है, कह सकते। हाँ, अध्यात्म में आपको एक समझ देता है कि कैसे इसके प्रति जागेंगे। यही जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य नहीं, ये सब एक टूल्स है, ये सब वकील है आपके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। बिल्कुल सर, कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करें। आज हम कुछ भी करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इसका तो फ्रूट ये मिलना चाहिए, राइट। तो ये बात तो आज के टाइम पे जैसे लागू ही नहीं होता, तो फिर इसको आप कैसे कहेंगे कि इसमें कितना सच है? बिल्कुल सच है। यदि आप कल कर्म कोई भी फल की इच्छा से करेंगे तो आप दुख पाएंगे, दुख होना निश्चित है। ठीक है, इसलिए तो बच्चे उदास हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। राइट। हर घंटे में एक यूथ हमारे देश में सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फल की इच्छा चाहता है, जब मैं IAS बन जाऊं, ठीक है, मैं इस लड़की से प्रेम कर रहा हूँ तो यही मेरे से शादी करे, नहीं तो वो सुसाइड करता है। ये बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं सफल ही हो जाऊं, टॉप पे। सर, ऐसी इच्छा रखना गलत है क्या? बुरा नहीं है कि मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ उससे शादी नहीं, बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे हो वो भी मुझे करे जबरदस्ती, आप सोच रहे हो। आप देखते हो नहीं एक तरफा प्यार में क्या होता है, ये गलत है। डिजायर करना बुरा नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहें, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा धर्म कर्म करना है, फल तुम्हारे हाथ में। मैंने एक स्टार्टअप किया, मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ वो करना है, फल तो परमात्मा के हाथ में। कई बार आप सफल होंगे, नहीं भी होंगे। आप एक बेस्ट क्या कर सकते हैं, एक पॉडकास्ट कर अपना अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, अब चलेगा नहीं चलेगा ये तो परमात्मा के हाथ में, दर्शकों के हाथ में है। वो लाइक बटन दबाएंगे कि नहीं, कमेंट्स करेंगे कि नहीं, जी, कि रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर तो दुखी हो जाएंगे। नहीं, आपका कर्म क्या है, अच्छा चलो इस बार व्यू नहीं आया, अगले बार मैं और अच्छे से तैयारी करके जाऊंगा। बिल्कुल, ठीक है, जनता से एक वीडियो में पूछूंगा, अच्छा क्या सीखना चाह रहे हो, किनको सुनना चाह रहे हो, उनसे करेंगे पॉडकास्ट। ठीक है, तो हमें कर्म की आशा नहीं करना, फल की आशा नहीं करनी चाहिए, पर पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल। दिक्कत हमारे देश में ये हो गया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हम भाग्य के भरोसे बैठे रहते हो। दशरथ माँ जी फिल्म में कहा ना, दशरथ माँ जी ने, जो तुम भाग्य के भरोसे बैठे हो, क्या पता भाग्य तुम्हारे भरोसे। भगवान तुम भगवान के भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भाग्य को बहुत तुल देते हैं। हमारा धर्म है पुरुषार्थ करना। क्या मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं बेस्ट करूंगा, परिणाम जो भी है उसे मैं स्वीकार करूंगा, उसको एक सीख लूंगा। ये याद रखिएगा, परमात्मा मंगलमय है, हमारे गुरुदेव कहते हैं।
वो मंगल ही आपका करते हैं। कहते हैं जग का है जो निर्माता, मंगल की ओर लिए जाता। तो मंगल ही कर रहा है। परमात्मा परम पिता है। जब परम पिता, कोई माता पिता अपने बच्चों का बुरा सोचता है क्या? बिल्कुल नहीं। यदि वो परम पिता है तो मेरा बुरा सोचेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इस एक एग्जाम में फेल कर दिया, इसका मतलब कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए होगा। राइट। आज का प्रतिकूल कल का अनुकूल है, आप अपने जीवन से सीखेंगे। बिल्कुल। एपीजे अब्दुल कलाम साहब पायलट बनने के एग्जाम में बैठे थे, इंटरव्यू में फेल हो गए, दुखी हो गए। फिर किसी ने उनको समझाया इससे बड़ा काम तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, और वो मिसाइल मैन बने, राष्ट्रपति बने, भारत रत्न मिला। तो निराश नहीं होना है। एक काम आप कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं उसी काम में सफल हो जाएंगे। ठीक है, हर असफलता तो सफलता की सीढ़ी है। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की 19 साल की एज में, तो आपने कई बार बिजनेस स्टार्ट किए, फिर बंद हो गया, खत्म हो गया, फिर आपने फिर से स्टार्ट किया। तो आप अपने आप को पुश कैसे करते थे? मुझे लगता था कि यदि कोई और इंसान कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके। ठीक है, हमने पढ़ा था जब मोहम्मद गौरी 17 बार चढ़ाई किए थे, तब जाकर के भारत में विजय मिला था। हमने पढ़ा था कि एक चींटी सैकड़ों बार चढ़ती है, गिरती है दाना लेके। हरिवंश राय बच्चन का एक कविता है, जी जी जी। वो कविता हमने पढ़ा था। जी। तो वो यदि हिम्मत नहीं हारती है, वो चींटी दाना लेके चढ़ती है, बार बार फिसलती है, तो मैं क्यों हार जाऊं? हम क्यों नहीं दोबारा प्रयास करेंगे? बिल्कुल। सर, जैसे कि आप हर जगह सक्सेसफुल हो, आप बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, और आपने काफ़ी बिजनेस भी खड़ा किया है, आज आप एक अच्छे कोच हो। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो रिलेशनशिप होता है, आपने उसको कैसे बैलेंस किया? क्योंकि आज मैं देख रही हूँ एज अ स्टूडेंट, कई सारे रिलेशंस होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता है। लोग आज अपने रिलेशन को बैलेंस नहीं कर पाते। करियर देखे या रिलेशन देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के माइंड में। तो आपने इसको कैसे मेंटेन किया? बहुत सुंदर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश का। रिश्ते बहुत बिखर रहे हैं जी। रिश्ते तार तार हो रहे, भाई को भाई से नहीं बन रहा है, पिता को पुत्र से नहीं बनता, वाइफ हस्बैंड में आपस में नहीं बनता है। क्या हो रहा है ना कि एक राइटर ने किताब लिखा है कि मेंस फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम विनस। ये अलग ग्रह के प्राणी हैं। ठीक है, वो सोचिए लड़की दूसरे घर में पल रही है, बढ़ रही है, लड़का दूसरे घर में अलग कल्चर में पढ़ रहा है, और फिर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। अपोजिट चीज़ों पे अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन हो जाता है, मिल जाते हैं, और शुरू में चंद्रमुखी लगती है, बाद में ज्वालामुखी लगती है। ठीक है, सूर्यमुखी, बाद में ज्वालामुखी, और उसके बाद राख ही राख। तो बाद में सब कमी दिखने लग जाता है। शुरू में शादी से पहले हम बहुत वादे करते, तुम्हारे लिए चांद तारे सितारे सब तोड़ लाएंगे, बाद में हम कमी गिनाने लग जाते हैं। मेरे साथ में, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं था। क्या होता है, भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि 2-3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की पर्सनालिटी होती है। पहला होता है रजोगुनी, दूसरा होता है तमोगुनी, और तीसरा होता है सतोगुनी। इसको आज के मनोवैज्ञानिक आज की भाषा में कहते हैं कि एक कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो कहते हैं आई एम राइट, ये ईगो का एक रूप है, और दूसरा रहता है यू आर रॉन्ग। यदि दोनों विपरीत पर्सनालिटी का कनेक्शन हो जाए, शादी हो जाए, तो बस उसका कलहपूर्ण जीवन रहता है। ओके। तो ये ए वाला जो ग्रुप होता है, ए या बी आप कह सकते हैं, ए वाला कहता मैं सही हूं और तुम गलत हो, और बी वाला कहता तुम गलत हो। ठीक है, तो इसमें क्लेश होता है, टकराव होता है विचारों का, और हमारा ईगो प्रबल हो जाता है। इसलिए रिलेशनशिप खराब होते हैं, बिगड़ते हैं। मैं भी शादी किया ना, तो मैं सोचता था कि मुझे पत्नी को सुधारना है, और सारा सुधरने का जरूरत इसको है। तो अध्यात्म कैसे मुझे काम, जब मैं अपने गुरुजी से मिला तो गुरुजी कहते हैं जब भी शिकवा शिकायत हो, जानना तुम ही खलनायक हो। ठीक है, गुरुजी लिखते, आनंद गीता एक किताब है, उसमें लिखते हैं कि है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में, जब भी शिकवा शिकायत हो, जानना तुम ही खलनायक। और ये सूत्र गुरुजी का मेरे जीवन को बहुत अच्छा बोला सर आपने। तो हम पहले सोचते थे पत्नी को सुधारेंगे, हमने समझ लिया कि दूसरे किसी को आप सुधार नहीं सकते, ना अपने पिताजी को, ना माताजी को, ना अपने बॉस को, ना स्टाफ को। किसको सुधरने की जरूरत है? आपको खुद।
तो जिस दिन आपकी नजर दूसरे को ठीक करने से, संसार को ठीक, कोई सरकार को ठीक करने में लगा हुआ है, मोदी जी गलत कर रहे हैं, देश को ठीक करने में, पुलिस को, प्रशासन को, नहीं, आपको ठीक होने की जरूरत। जिस दिन आप खुद को ठीक करने लगेंगे उस दिन से आपका जीवन बदल। बट सर, हर कोई तो ये सोच नहीं सकता कि मैं खुद को ठीक कर लूँ। कोई किसी घर में एक पर्सन की वजह से एवरीडे कलेश हो रहे हैं, तो अभी हम ये कहेंगे कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ही खलनायक हूँ, तो ये वहाँ पर मानना क्या सही होगा? नहीं, पहला चीज तो आप जो है ना, कहते हैं गुरुदेव, यदि प्रतिक्रिया कोई हो तो समझो तुमने घटना को मूल्य दिया, थी लहर जरा सी तुमने बहुमूल्य किया। ठीक है, अब छोड़ो सारे प्रतिरोध, अहो करते जाओ अनुरोध अहो। मतलब यदि क्लेश हो रहा है तो आप झुक जाएंगे तो क्या होगा, आप सॉरी बोल देंगे तो क्या होगा। बाराक ओबामा जब वहां के प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो यहाँ आए थे और उनकी पत्नी साथ में मिशेल ओबामा आई थी। तो पत्रकार ने एक चीज सवाल पूछा कि आप दोनों में झगड़ा होता है? बोले हाँ होता है। तो बोले कौन मनाता है? तो मिशेल ओबामा बोली इनको, बाराक ओबामा को मनाना पड़ता है, इनको सॉरी बोलना पड़ता है। देखिए, जो महान लोग होते हैं ना, हमारे यहाँ अभी भी हमारे देश में पुरुष प्रधान देश है। चांस है कि पुरुष अत्याचार किया होगा, हो सकता है पुरुष जो सुन रहे नाराज हो जाएंगे, चांस में कह रहा हूँ, चांस है कि वो किए होंगे। यदि हमारा मेल ईगो जग जाता है, नहीं मैं क्यों सॉरी बोलूंगा, या फीमेल ईगो जग जाता है, हम सोचते हैं दूसरा झुके, नहीं हम ही झुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, हम सॉरी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल माफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। और जो सॉरी बोलते हैं, जो झुकते हैं, वो झुक मतलब बुरा नहीं, अकर वाले लोग, इगोइस्ट लोग नहीं झुकते हैं। तो आपका जिससे रिश्ता बच सकता है, आप दूसरे का ख्याल रखिए, दूसरे पे ध्यान दीजिए, क्यों खराब होगा। बिल्कुल सर, रिश्ते खराब होने के 3 सबसे बड़े कारण क्या हैं? पहला है कि हम ख्याल नहीं करते हैं, दूसरे पे ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा, लोगों के सामने अपमानित करते हैं। अगर हम ये 3 बंद कर दें तो रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल, यदि हम रिश्तों में सम्मान दें, केयर करें, अटेंशन दें, तो यह आर्ट, ऐसे अटेंशन, एप्रिशिएशन, एप्रिशिएट नहीं करते। पत्नी ने चाय अच्छा बना के दी, हम नहीं बोलते अच्छा चाय था। हाँ। रोटी थोड़ा सा जल गया, रोज अच्छा बन रहा था, हम कभी तुरंत गिना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। एप्रिशिएट, महिलाओं महिला को पसंद है अटेंशन देना। आप देखेंगे पुरुष के मुकाबले लेडीज ज्यादा सजती संवरती है। ठीक है, उसको है कि मेरा पति ध्यान दे, मेरा प्रेमी ध्यान दे, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। राइट, ठीक है, तो अटेंशन ए से आता है। आर से है कि रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, उन्होंने कुछ अच्छा किया, आप रिकॉग्नाइज करो ना। बिल्कुल, ठीक है। और टी से है ट्रांजिशन, संवाद, ट्रांजैक्शन, कुछ लेन देन। कभी गिफ्ट दो भाई, गिफ्ट दे ही नहीं रहे। शादी से पहले 10 बार आई लव यू बोलते थे, उसके बाद आई लव यू बोलना भूल गए। ये चीज। और पुरुष को जो है ना, एप्रिशिएशन से ज्यादा सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, उसको ध्यान मत दीजिए। पुरुष को ज्यादा बनने ठनने की जरूरत नहीं, मेकअप करने की जरूरत नहीं। लेकिन पुरुष को और महिलाएं सबको वेल डन कहेगा, अपना पति को कभी वेल डन नहीं बोलता है। राइट, ठीक है। तो आप यदि ये 3 चीज पे काम करेंगे तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये क्वेश्चन है कि जब जो स्टूडेंट के लाइफ का जो रिलेशन होता है उसमें बहुत चैलेंजेस है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जहाँ तक सुना है, मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे पहले आप सक्सेस हो जाओ, उसके बाद तो शादी होनी है, उसके बाद तो रिलेशन आने ही है, तो वो सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो अभी के जो रिलेशंस है या फिर कॉलेज स्कूल के टाइम पे जो अट्रैक्शन होता है वो गलत है, या फिर हमें अब एक बार सक्सेस होने के बाद ही इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? गीत तो आपने सुना ही होगा, प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। हो जाता है। क्या है ना, जो प्रेम हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, हृदय से, वहां बुद्धि काम नहीं करता है। इसलिए क्या कहते हैं, फॉल इन लव। प्रेम में पड़ते नहीं है आप, प्रेम में गिर पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है ना। कई बार कई लोग कहते हैं ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मामला दिल का है। तो लेकिन पेरेंट्स जो कहते हैं वो अच्छा कहते हैं,
टीन एज में स्वाभाविक है कि अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना जी लेकिन वो समय है आपका कैरियर बनाने का जी ठीक है। इसलिए मुझे लगता है ना बच्चों को ना कई स्कूल होते हैं सिर्फ गर्ल्स का कहीं बॉयज़ का तो वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है क्योंकि वो एक साथ पढ़े नहीं। आजकल कोविड वाला जो स्कूल होता है जिसमें एक ही साथ लड़के लड़के साथ पढ़ते हैं वहाँ लड़के लड़के थोड़े फ्रैंक होते हैं। उनके लिए कोई लड़की मतलब कोई ऐसा नहीं लड़का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है। ये एजुकेशन देना चाहिए कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा जो है बच्चों को ये सोचना चाहिए कि आज मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। आज मेरे लिए यदि मैं एक IAS बनने की तैयारी कर रहा हूँ अभी मैं प्रेम में लगूंगा तो 1 घंटा फोन में जाएगा वो 1 घंटा मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यदि मैं घूमने फिरने में दोस्त बनाया घूमने फिरने में समय दे रहा हूँ तो टाइम तो वही है। चाहे आप उसे दोस्ती में लगाओ घूमने में लगाओ प्रेम करने में लगाओ या आप पढ़ाई में करियर बनाने में फोकस में लगाओ ठीक है। और टीन एज में थोड़ी मैच्योरिटी भी नहीं होती है सही गलत का हम डिसीजन नहीं कर पाते हैं तो शादी वगैरह तो थोड़ा सा उम्र सरकार भी कहते हैं 21 साल में लड़का को कम से कम होना चाहिए थोड़ी बुद्धि तो आए ठीक है। पहले तो माँ बाप कर देते थे इसलिए टीनेज में 12-15 साल में माँ बाप सोच के अब तो वो बात रहा नहीं। अब तो कोई माँ बाप के मर्जी से अधिकतर बच्चे आधे बच्चे तो कम से कम अब देश में माँ बाप की मर्जी चलाते ना खुद ही चाहते पसंद करें। तो करियर को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अट्रैक्शन स्वाभाविक है उसको किनारे रखना चाहिए। पहले करियर बना लो फोकस कर लो अगले को भी करियर बनाने दो ना उसका भी ख्याल। यदि आप अच्छे दोस्त हैं तो उनको भी करियर। एक फिल्म मैंने देखा था 12वीं फेल ठीक है तो उसमें दोनों ने करियर बनाया ठीक है और उस लड़का भी IPS बना लड़की भी अच्छी अधिकारी बनी फिर शादी की। बिल्कुल। तो आपको कोई पसंद भी है उसके लिए करके दिखाओ ना इसको चैलेंज में लो ठीक है मैं इसके लिए कुछ बन के दिखाता हूँ। बिल्कुल। तो उसको भी इंस्पिरेशन के रूप में लो कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा बन गया। और लड़कियों को कहना चाहिए तुम अच्छा मुझे पसंद करते हो तुम ये बन के दिखाओ पैसे कमा के दिखाओ। लेकिन आजकल तो सर लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो हाँ ठीक है इसने रिजेक्ट किया कोई नहीं दूसरा देख लेंगे ऐसा हो जाता है। हाँ दुखी नहीं होना चाहिए इसमें बुरा क्या है प्रयास करना चाहिए ना। मैं बिजनेस में कह रहा हूँ फेल हो रहे हो फिर करो प्रयास। तो एक लड़की ने यदि आपको मना कर दिया या ट्राई करो एक लड़का ने मना कर दिया तो भाई फेलियर तो तब है जब आपको किसी ने मना किया और दुखी हो गए मेरा जीवन खत्म हो गया। नहीं दुखी होने की जरूरत नहीं है। फेल तब हुए जब आप दूसरे जगह अप्रोच नहीं किए। राइट सर आप लव मैरिज पे बिलीव करते हैं या अरेंज मैरिज? देखिए मेरे हिसाब से तो अरेंज मैरिज ज्यादा बढ़िया होता है। अच्छा ज्यादा बढ़िया होता है। क्या होता है समझिए अरेंज मतलब इसका बीच वाला क्यों नहीं हो सकता लव का मैरिज क्यों नहीं हो सकता है ये भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप प्रेम में पड़ते हैं ना कई बार आप थर्ड एंगल से नहीं देख पाते ठीक है। और शुरू में जो प्रेम रहता है ना मुझे लगता है अट्रैक्शन रहता है जी। उस समय आपको उसकी कमी साथ रहते नहीं है कमी दिखती नहीं है। तो यदि आपको लव मैरिज भी करना हो ना थोड़ा सा समय दीजिए रिलेशनशिप को 1 साल भर 2 साल साथ रहिए कभी समय बिताइए और उससे क्या होगा कि आपको उसकी अच्छाई नहीं जब आप कम मिलते हैं ना जब तक मिले नहीं है ना तब तक आपको लगता है कि पता नहीं क्या है सब अच्छी चीज दिख रहा है। जब धीरे धीरे रिलेशन में आप रहते हैं और समय बिताते हैं खाते पीते उठते बैठते साथ हैं तो फिर उसके गुण अवगुण दोनों दिखने लग जाते हैं राइट। और उसके बावजूद भी यदि उनके अवगुणों को भी आप एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि उसके बाद लव मैरिज भी करना बुरा नहीं। क्योंकि शादी करके हमारे देश में ना तोड़ना अभी भी आसान नहीं इतना आसान है। कोर्ट में जाएंगे 10 साल लगेंगे 5 साल लगेंगे। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज का देख रहा था अखबार में आया था थोड़े दिन पहले 1 महीना भी 10-15 दिन पहले कि उन्होंने पति पत्नी को कहा डिसीजन देने से पहले अभी जाओ आप लोग लंच करके साथ में आओ फिर डिसीजन दूंगा। हो सकता है अभी भी आखिरी समय तक सुप्रीम कोर्ट के जज ट्राई कर रहे हैं कि इनकी शादी ना टूटे। तो इसलिए शादी करने से पहले सोचो थोड़ा सा समय लो कि कल को टूटे नहीं ठीक है। फिर आप कर ही लिए और वर्स्ट कंडीशन है तो वो अलग है एक्सेप्शनल। लेकिन शुरू में यदि हम थोड़ा सा देखेंगे एक दूसरे को समझेंगे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेंगे तो आप बेहतर लाइफ पार्टनर। सर आजकल इतने डिवोर्स हो रहे हैं आपको क्या लगता है उसके रीजन क्या होंगे? उसका सबसे बड़ा कारण ईगो है। ईगो? हाँ ईगो है वही आई एम राइट यू आर रॉन्ग ठीक है। मेरी बात नहीं सुनता है
ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं चलता है। तो ये फैमिली का दबाव नहीं रहता है, ठीक है। पहले हमारा सोशल सर्विस इतना स्ट्रांग था, जब पेरेंट्स शादी करते थे कुछ लोग मीडिएटर होते थे, 2 फैमिली होता था, कोई तब भी झगड़े होते थे लेकिन सब पेरेंट्स मिलकर सुलझा लेते थे। अब लड़का अपने मन से पसंद किया, अब फैमिली को आप कुछ कह ही नहीं सकते हो, ना लड़के वाले को ना लड़की वाले को। तो और जैसे ही हमने पसंद किया उसी तरह, जैसे इस्लाम में कहते तलाक 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 खत्म, उसी तरह हमने आई लव यू बोला था, हम ही कह रहा आई हेट यू, ठीक है, तुम अलग रहो मैं अलग रहूं। नहीं, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समझिए और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उससे आपकी टिक सकता है। कोई गुरु, यहाँ गुरु होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी, कोई काउंसलर हो जो दोनों को समझे, ऑनेस्ट ओपिनियन दे। तो सर गुरु कोई भी हो सकता है? गुरु वो है जिसको जीवन का ज्ञान हो, जीवन का, ठीक है, जो उस चीज में एक्सपर्ट हो। ओके सर, आपका लव मैरिज है अरेंज मैरिज? वही मैंने कहा बीच का होना चाहिए, मेरा लव कम अरेंज है, ठीक है। तो मैंने देखा और पसंद आ गई, तो मेरे घर वाले, मेरे एक दोस्त बीच में था, उसने दोनों के घर वालों को वो कर दिया, तो हमारी अरेंज से शादी हो गई। अच्छा, नाइस। तो अभी मतलब तो इसके लिए आप ये कह रहे हैं 22 साल मेरे शादी को हो गया, तो अब तो ठीक चला, तभी तो 22 साल भी। अच्छा, इसके लिए आप ये सजेस्ट कर रहे हैं जी, या फिर ये इसमें आपका ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा है इसके लिए आप ऐसा कह रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है। मैंने कहा कि ईगो को यदि आप ईगो को यदि छोड़ेंगे और समझेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपकी शादी या रिलेशनशिप टिकेगा। ईगो को रखेंगे और दूसरे को ठीक करने में लगे रहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा, इसको बदल के रहूंगा, डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, फिर नहीं चलेगा। अच्छा सर, एक है कि जैसे आप रियल स्टेट में आपने काफ़ी अच्छी कोचिंग की है, काफ़ी अच्छा आप लोगों को कोच कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट होते हैं, क्या स्टूडेंट भी रियल स्टेट में आ सकते हैं? मतलब स्टडी के साथ साथ वो सोचते हैं कि एक सोर्स इनकम हम अपना क्रिएट कर ले, तो क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं हो सकता है? ओके, पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? आप देखिए, आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट बन रहे होंगे, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं। बेचने के लिए क्या है, आपके पास इन्वेंट्री चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए जी। हर शहर में आप देखें कंस्ट्रक्शन नया हो रहा है और पुराने लोग भी बेचते हैं। और वैसा ही एक थोड़ा सेल्स का स्किल आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे बेचा जाए, कैसे नए कस्टमर को ढूंढा जाए। और आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब काम करता है। आज वीडियो के द्वारा ही जो आप बेचने के लिए उसका वीडियो बनाइए, मोबाइल फोन से हो सकता है, आप उसको यूट्यूब पे और अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करिए, वहीं से आपको बायर भी मिल सकता है। क्यों नहीं कर सकता? पार्ट टाइम में भी कर सकता है, जॉब की जरूरत नहीं। और यहाँ तो कमीशन मिलता है, कोई भी आपको 2% कमीशन देने के लिए तैयार हो जाता है। हो सकता है कि आपको पहला ही प्रॉपर्टी बेचने में समय लगे, ठीक है, लेकिन यदि आप सीखेंगे, समझेंगे तो बहुत पोटेंशियल है। ऐसा नहीं कि जब तक आपके दोस्त ग्रेजुएशन में जाएंगे तब तक आप लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे। तो सर इसका एक प्रॉपर वे क्या हो सकता है, मतलब वो कैसे स्टार्ट करे? देखिए, सबसे पहला चीज तो सीखना कोई चीज पड़ता है। यदि आप कुछ बेचना चाहते हैं तो क्या होता है, फ्लैट क्या है, जमीन क्या है, फ्लैट में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये सारा चीज सीखना चाहिए। सीखने के लिए कोई किताब पढ़िए, कोई पॉडकास्ट सुनिए, कोई एक्सपर्ट को सुनिए, ढूंढिए, किसी को गुरु बनाइए, कोई इवेंट में जाइए, ठीक है, किसी से कोचिंग लीजिए यदि कोई सिखाने वाला है तो सीखना जरूरी है। अपने स्किल पे काम करिए और फिर थोड़ा प्रैक्टिकल करिए। सर आपसे मिलके तो इतने सारे मेरे अभी भी क्वेश्चंस हैं, और लेकिन जैसे कि टाइम का हमें ध्यान देना होगा, बट मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि अगर अभी आपको फिर से चांस मिले 20 साल की एज में जाने का, तो आप अपना क्या स्टार्ट करना चाहेंगे और आप कैसे पुश करेंगे आपको? मैं 20 साल के उम्र में यदि होता और मुझे पता चल गया होता कि रियल एस्टेट से मैं पैसा बना सकता हूँ, तो मैं रियल एस्टेट में कैरियर बनाता। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि रियल एस्टेट में मैं कितना बड़ा भी बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, और पैसा नहीं भी है तब भी। तो मुझे लगता है कि यदि एक स्टूडेंट है या यूथ है तो उनको ये भी संभावना देखना चाहिए, आप रियल एस्टेट में क्या कर सकते हैं। क्यों कि सेकेंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट मार्केट $1 ट्रिलियन का होने जा रहा है 2030 तक। अभी भी 300 बिलियन का है, ठीक है, 300 बिलियन भी 24,000 करोड़ का बिजनेस है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है।
लोगों के पास पैसे हैं, पैसा कहाँ लगाते हैं? रियल एस्टेट में लगाते हैं हमारे देश में। दुनिया में जितने अमीर लोग बने हैं वो किस चीज़ से बने हैं? 80% लोग मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर रियल एस्टेट के थ्रू बनते हैं। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आज के युवाओं को आना चाहिए। Great, sir. Great. Thank you so much, sir, for Thank being you. with me. And it was really wonderful conversation with you. And thank you so much. अगर आपको ये पॉडकास्ट चैनल अच्छा लगा, ये कॉन्वर्जेशन अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और आप तब तक ग्रो करिए। अपने जो भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू, सर।